जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी। भूपेश बघेल 21 मई को जारी करेंगे किसान न्याय योजना की पहली किस्त। खातों में आएंगे 1700 करोड़ रुपए। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 21 मई को खरीफ सीजन वर्ष 2021-22 की पहले किस्त के रूप में 1700 करोड़ रुपए की आदान राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इस दिन राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भव्य कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री किसानों को वर्चुअली रूप से संबोधित भी करेंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पंजीकृत तकरीबन 21,77,000 किसानों से समर्थन मूल्य पर 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 वर्षों में किसानों के बैंक खातों में 12,209 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। अब इस योजना में धान के अलावा अन्य खरीफ फसलों को भी जोड़ा गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इस साल 5,703 करोड़ रुपए की आदान राशि का भुगतान 4 किस्तों में किया जाना है। पहली किस्त के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान 21 मई को किया जाएगा। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 6वां चरण शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार टीबी, मोतियाबिंद और स्कैबिज की भी यहां पर जांच करी जानी है मलेरिया के साथ साथ। दरअसल छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 6वां चरण शुरू हो चुका है। अभियान के तहत इस बार मलेरिया के साथ साथ टीबी, मोतियाबिंद और स्कैबिज की भी जाँच की जाएगी और पीड़ितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभियान बस्तर संभाग के सभी 7 आकांक्षी जिलों में सभी 32 विकास खंडों में 16 जून तक संचालित किया जाना है। इस दौरान 35 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच, मलेरिया, टीबी और मोतियाबिंद साथ ही साथ स्कैबिज की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर जांच के लिए गठित किए गए दलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, इसके अलावा मितानिन प्रशिक्षक, साथ ही साथ CHO यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, इसके अलावा मितानिन एवं टीबी मितानी को शामिल किया जा रहा है। अभियान के तहत RD किट के माध्यम से मलेरिया की जाँच की जा रही है। पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। खाद्य पदार्थ खिला करके तत्काल मलेरिया के इलाज के लिए दवाइयों का भी सेवन कराया जा रहा है। टीबी के लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर बांध सूखने के कगार पर है। सबसे बड़े जलाशय की बात करें जिसका नाम रविशंकर जलाशय है, इसमें महज 53% पानी ही बच पाया है। इसी प्रकार मुरुम सिल्ली और अरपा भैंसाझार बैराज भी सूखने के कगार पर आ चुके हैं। मई का पहला पखवाड़ा बीतते बीतते छत्तीसगढ़ के बांध सूखने लगे हैं। यहाँ के बड़े और मझोले जलाशय की बात करें तो जहाँ पर 42 से 43% पानी ही बच पाया है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि अगर समय से मानसून आ गया तब तो स्थिति संभल सकती है। अगर बरसात आने में देरी हुई तो संकट आगे बढ़ सकता है। जल संसाधन विभाग की स्टेट डेटा सेंटर के मुताबिक 17 मई को प्रदेश के सबसे बड़े जलाशय रविशंकर सागर यानी कि गंगरेल में क्षमता का केवल 53% पानी ही बच पाया है। इस जलाशय की क्षमता 767 लाख घन मीटर की है। इसके अलावा बात करें बीते दिन की तो बीती शाम को उसमें महज 409 लाख घन मीटर पानी ही बचा हुआ था। इस बीच धमतरी जिले का ही मुरुम सिल्ली और बिलासपुर का अरपा भैंसाझार जलाशय पूरी तरीके से सूखने के कगार पर आ चुका है। मुरुम सिल्ली की क्षमता 162 लाख घन मीटर की है। इसके अलावा बात करें तो 16.41 लाख घन मीटर की भराव क्षमता वाले अरपा भैंसाझार जलाशय में भी उपयोगी पानी नहीं बचा है। इसके अलावा बात करें मझोले जलाशयों में कांकेर के परालकोट जलाशय की तो ये भी पूरी तरीके से सूखने के कगार पर आ चुका है। इसकी क्षमता तकरीबन 63 लाख घन मीटर की है। लेकिन इस बीच राहत की खबर ये है कि मिनीमाता बांगो, केलो और खारंग जलाशय में अच्छा यहाँ पर जलभराव देखने को मिल रहा है। जल संसाधन के मुताबिक कोरबा जिले में हसदेव नदी पर बने मिनीमाता बांगो जलाशय में अभी भी 50% पानी है, जबकि रायपुर में केलो नदी पर बने केलो जलाशय में 53% उपयोगी पानी बचा हुआ है। इसी प्रकार बिलासपुर के खारंग जलाशय में क्षमता का 55% पानी बचा हुआ है।
एक यहाँ पर शॉक देने वाली खबर सामने आ रही है। चलती पैसेंजर ट्रेन पर हाई टेंशन लाइन गिर चुकी थी, जिसकी वजह से बिलासपुर कटनी ट्रेन झटके से रुक गई। बोगी के ऊपर चिंगारी निकलती देख करके यात्री भागने लगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लगते मध्य प्रदेश की सीमा में बिलासपुर कटनी मेमू पैसेंजर ट्रेन पर मंगलवार सुबह ओएची यानी कि हाई टेंशन तार टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से कोच के ऊपर से चिंगारी निकलती देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। आनंद फानन में यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। हादसे में फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। तकरीबन सवा घंटे तक ट्रेन रास्ते में ही फंसी रही। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर से कटनी के लिए रोज की तरह सुबह ट्रेन रवाना हुई। यहां से अनूपपुर पहुंची और सुबह तकरीबन 9 बजे वहां से छूटकर शहडोल की ओर जा रही थी। इस बीच अमलाई स्टेशन के पहले संजय नगर के पास अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। बोगी के ऊपर से तेज आवाज के साथ चिंगारी गिरने लगी। खिड़की से यह देख करके अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया था। ट्रेन से उतरकर यात्री बाहर भागने लगे। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में सैकड़ों यात्रियों से भरी ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो गई। गनीमत रही कि तार में लगे चीनी मिट्टी का पैनल कोच से टकराया था, इसके कारण चिंगारी निकल रही थी। अगर बोगी से तार टकराता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हसदेव में किसने काटे पेड़, इसको लेकर के सवाल अब भी खड़े होते दिख रहे हैं। वन विभाग का पेड़ काटने की अनुमति से इनकार। एनटीसीए का कहना है कि इसको रिपोर्ट भेजी गई, जबकि 26 अप्रैल को यहां पर कटाई की गई है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित परसा कोल ब्लॉक के लिए 26 अप्रैल की रात सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। इसके लिए बाकायदा पुलिस का इंतजाम हुआ था। अब वन विभाग ने केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए को लिखित रूप से बताया है कि उस क्षेत्र में अभी पेड़ों की गिनती चल रही है। किसी को पेड़ काटने की अनुमति तो दी ही नहीं गई है। परसा कोल ब्लॉक से प्रभावित गांवों में लोग पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। गांव के लोग पेड़ की रखवाली कर रहे हैं और स्थानीय लोगों ने बताया कि 26 अप्रैल की आधी रात के बाद से कंपनी के मजदूर पुलिस के साथ पेड़ काटने पहुंचे थे। ग्रामीणों को कुछ घंटे बाद इसका पता चला तो वहां हंगामा हो गया। विरोध को देखते हुए पेड़ काटने वाले वहां से चले गए। तब तक सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके थे। बताया जा रहा है कि इस कोल ब्लॉक में तकरीबन 2 लाख पेड़ काटे जाने हैं। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के आलोक शुक्ला ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से इसकी शिकायत भी की थी। उनका कहना था कि वन क्षेत्र और बाघ की मौजूदगी वाली जगहों पर वनों की कटाई से पहले एनटीसीए और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी जरूरी होती है। हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। 29 अप्रैल को एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ में मुख्य वन्य जीव संरक्षक को पत्र भेज करके जवाब भी तलब किया है। मुख्यमंत्री का एक बार फिर से अब बस्तर दौरा यानी कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सुकमा के कोंटा विधानसभा में गांवों में भेंट मुलाकात से होगी शुरुआत। बढ़ाई गई है सुरक्षा। दरअसल एक सप्ताह के गैप के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभावार दौरा एक बार फिर से आज से शुरू होने जा रहा है। इस बार उनका ठिकाना बस्तर संभाग होगा। मुख्यमंत्री सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के भेंट मुलाकात की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 4 मई को बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सामरी विधानसभा से इस दौरे की पहले शुरुआत की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय ने जो शेड्यूल तय किया है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 मई को रायपुर से रवाना होकर कोंटा पहुंचेंगे। यहां 3 गांवों में उनकी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम तय है। हालांकि अभी उन्हीं जगहों पर नाम सामने आने बाकी है। ऐसे में बात करें तो 19 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। यहां ग्रामीणों से मुलाकात कर और बातचीत के बाद 20 मई को वे दंतेवाड़ा में पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि उसी रोज शाम को वे दंतेवाड़ा से रायपुर लौट आएंगे। 21 और 22 मई को उन्हें रायपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में और साथ ही साथ बैठकों आदि में शामिल होना है। 23 मई से वे फिर से बस्तर के बचे हुए विधानसभा क्षेत्रों की ओर निकलेंगे। इसमें केसकाल, कोंडागांव, चित्रकोट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्र का दौरा शामिल होगा। 28 मई तक उन्हें इसी कार्यक्रम में शामिल होना है। छत्तीसगढ़ के सोने से नहीं होगी कोई भी छेड़छाड़। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नवापारा में सोने की खोज पर रोक लगा दी है। वन विभाग ने कहा था कि इससे जंगल को काफी नुकसान पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ के बाढ़ नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में सोने के भंडार की खोज पर फिलहाल रोक लग गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 अफसरों की एक समिति को सर्वेक्षण से होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट मांगी है। यह समिति खनन के प्रभावों पर 3 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त
2022 को होनी है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में बाघमारा यानी कि सोना खान स्थित है। सबसे पहले किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ 2700 किलोग्राम स्वर्ण भंडार अनुमानित है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस खदान की ई नीलामी करवाई थी और ऐसे में इसको वेदांता समूह ने हासिल किया है। अब कंपनी यहाँ खनन पूर्व सर्वेक्षण कराना चाहती है ताकि स्वर्ण भंडार की ठीक स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार के खनिज संसाधन विभाग को आवेदन किया है। योजना है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में कंपनी 58 बोरवेल बनाकर स्वर्ण भंडार की वास्तविक स्थिति का पता लगाएगी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की कामयाबी का एक वीडियो फुटेज सामने आ रहा है, जिसमें स्कूल अस्पताल में इस्तेमाल में लाई जाने वाली सामान ग्रामीण औद्योगिक पार्क में बनेंगे। अब वहीं से ही सरकारी खरीदी भी की जाएगी। दरअसल रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि ग्रामीण औद्योगिकी पार्क में बने अब सामान को सरकार खरीदेगी। राज्य शासन जिला स्तर पर खरीदी का प्लानिंग करते हुए ऐसे सामानों की सूची बना रही है, जिसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बनाकर यहीं से खरीदा जा सकता है। यह वह सामान होगा जिससे विभाग बजट या फिर डीएमएफ फंड से खरीदा जाता है। दरअसल सरकार की कोशिश है कि सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले सामान ऐसे ही ग्रामीण औद्योगिक पार्क में बनाया जाए ताकि वहीं इसकी खरीदी हो सके। इसके दो उद्देश्य हैं, पहला सरकार की इन योजनाओं को कामयाब किया जाए और दूसरा ग्रामीण इलाकों में युवा किसानों को ऐसे उद्योग या स्टार्टअप खोलने में मदद या करके उद्यमी बनाया जा सके। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, सी मार्ट और साथ ही साथ गोठान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल गोठान और रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को प्रोडक्शन सेंटर बनाने की योजना है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और ग्रामीण आबादी आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। डीजल और मजदूर दोनों ही महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से डीएपी 150 रुपये प्रति बोरा बढ़ चुका है, तो पोटास के दाम भी अब डबल हो चुके हैं। 5000 तक खेती की लागत बढ़ चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 से लेकर 7 जून के बीच मानसूनी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर किसानों ने खरीफ की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि कई समितियों में अभी तक धान के बीज नहीं आए हैं। वहीं पोटास और डीएपी की खाद की कीमतों की बात करें तो ये बढ़ा दी गई है। खाद के मूल्यों में हुई वृद्धि की कड़ी आलोचना करते हुए किसानों ने बताया है कि डीएपी 1200 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर 1350 रुपये प्रति बोरी, जबकि पोटास की कीमत प्रति बोरी 800 से बढ़कर 1700 किए जाने से खेती की लागत 5000 रुपये तक बढ़ जाएगी, जो पिछले 20,000 तक थी। ऐसे में उल्लेखनीय है कि यहाँ पर पिछले साल डीजल महंगा नहीं हुआ था तथा जैविक खाद की अनिवार्यता भी नहीं थी। भारतीय किसान संघ के जिला संयोजक दिनेश वर्मा, नंदू वर्मा, इसके अलावा रिकेश साहू, साथ ही साथ जो भी किसान हैं, इनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएपी खाद की कीमत नहीं बढ़ाए जाने के संबंधी घोषणा के बाद इनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसको लेकर के इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी पर इन्होंने कड़ी आलोचना की है। इसके अलावा कहा है कि किसानों ने कहा कि डीजल की कीमत 30%, मजदूरी दर 35%, जबकि डीएपी खाद 15%, जबकि पोटास में 100% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से अब यहाँ पर जो खेती की लागत है इसमें 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। सिलगेर में एक बार फिर से हजारों ग्रामीण इकट्ठा होते दिख रहे हैं। हालांकि यहां पर फुटेज पुरानी है, इसका आप काम चला सकते हैं। दरअसल आंदोलन को 1 साल पूरे हो चुके हैं और यहां आज के ही दिन यहां पर 4 लोगों की जान गई थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सरहद पर स्थित 2 नक्सल प्रभावित गाँव सिलगेर में एक बार फिर से हजारों के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में। सिलगेर में पुलिस कैंप को हटाने को लेकर के लगातार नारेबाजी की गई। पिछले साल सिलगेर आंदोलन में शामिल 3 ग्रामीणों की गोली लगने से और एक की भगदड़ की वजह से मौत हो गई थी। मारे गए ग्रामीणों की पहली बरसी भी मनाई गई। सिलगेर में अचानक जुटी हजारों ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया जा चुका है। बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया का कहना है कि सिलगेर में स्थापित किए गए पुलिस कैंप को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। बीते दिन जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसको लेकर के अब सियासत भी सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का आंदोलन पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, जबकि बृजमोहन बोले कि शुतुरमुर्ग की तरह सिर जमीन में गड़ाए रखो। दरअसल जेल भरो आंदोलन के बाद अब सियासी कार्यक्रम के लिए हिट या फिर फ्लॉप बहस शुरू हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन में जुड़े लोगों की संख्या पर सियासत हो रही है। कांग्रेसी इस आंदोलन को फ्लॉप बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस आंदोलन में उन्हें जनता का समर्थन मिला है।
दरअसल कांग्रेस नेता सुनील आनंद शुक्ला ने जेल भरो आंदोलन को लेकर के कहा कि बीजेपी ने इस आंदोलन से जुड़े गलत आंकड़े पेश किए हैं। बीजेपी के दावे के मुताबिक तो प्रदेश भर में 1.5 लाख से ऊपर गिरफ्तारियां होनी थी, मगर अपनी साख बचाने के लिए झूठे आंकड़े जारी करते हुए भाजपा ने 70,000 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दरअसल आंकड़े सामने आए तो लगभग 9,000 के आसपास लोग विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार किए गए हैं। इससे भाजपा की पोल खुल गई है। बृजमोहन का जवाब सामने आ रहा है कि पूर्व मंत्री और रायपुर के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा। जनता ने हमारा विरोध प्रदर्शन देखा है, हमें जनता का समर्थन मिला है, वही हमारे लिए बड़ी चीज है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।